हाय, एम आई ऑडिबल? क्या दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है अच्छे से? रुको। के फिर ये हंसी रात। ये तो देखो, ये पहना था। देखा ना? नहीं, इसमें कुछ चेंज करो यार, थोड़ा सा लगे। सर, माई सैनिक स्कूल एडम ऑफिसर वांट्स टू कांटेक्ट यू। करो भाई, शेयर करो नंबर, इनको बात करें। हम्म। सर जी, आपका नंबर क्या है आशीष सर? 91। हम्म। 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 पक्का ना? अबे मेल गया भाई। दो सिलेक्टेड मेल जा चुका है। ए बी बास का। पता है, लोग जब यहाँ पे आए थे ना इंटरव्यू के लिए, उसमें वो लोग बोलते थे ऐसे कि बेसिकली आई एम फ्रॉम ये। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि यार ये जो आप बोल रहे हो बेसिकली आई एम फ्रॉम ये, यहाँ पर बेसिकली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? और बहुत कम लोग बता पाए। 20 दिन एग्जाम चलेंगे, कॉलेज के अटेंड नहीं कर पाओगा? करोगे भैया, कैसे नहीं कर पाओगे? AP। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं यार? आज हम पढ़ेंगे, पहले तो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसके अलावा फिर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है? और कल आपकी बायो खत्म हो जाएगी। कल आपकी बायो खत्म। चलो आगे सारे। मैसेज निकल गया मैंने। चलो भाई, ठीक है, जय हिंद, शुरू करते हैं कार्रवाई। सो आज मैंने नया माइक मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए आई वाज आस्किंग यू कि क्या am I ऑडिबल, राइट? एंड जितना मुझे फीडबैक मिला आपका, इट इज परफेक्टली अमेजिंग, परफेक्टली फाइन वाला। ठीक ठीक है, तो गुड, बढ़िया। सो भाई, ये आपका नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। ये एफकैट वालों का है। एफकैट वालों से बात करेंगे कल या परसों से। हम एफकैट का पीवाई को सीरीज स्टार्ट कर देंगे भाई, ठीक है, ऑन यूट्यूब। आप सब लोग भी आना। अभी प्लान है खाली जीएस का करने का, अगर आप लोग बोलोगे तो मैथ्स का भी कर लेंगे, ठीक है? चलो। सो कल की क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था पढ़ना कि फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक है? कल हमने पूरा फ्लावर, प्लांट, स्टेम, रूट, इन सब के बारे में पढ़ाई की थी। जहां पे आपने देखा था कि अगर इवन आपका पत्ती है, राइट, इवन अगर एक पत्ती है, लीव्स है, तो लीव्स के बारे में क्या होता है, फेलोटॉक्सी क्या होता है, राइट? उसके अलावा आपने बाकी टर्म सीखे थे, वेनेशन क्या होता है, ओके? सब कुछ दोस्तों हमने कल की क्लास में देखा हुआ था। जय हिंद। बिल्कुल, सुपर 100 और सुपर 50 में जो लोग सेलेक्टेड हैं, शॉर्टलिस्टेड हैं, उनको मेल जा चुका है कल रात में ही, राइट? और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग कॉल कर रहे हैं, मेरे भाई और बहन, राइट, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेक 1000 पीपल, ओके? अगर आप नहीं आए, दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि अ, या तो आपने टेस्ट में काफी अच्छा किया होगा। दूसरा रीजन, जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो रीजन होगा, कि हम सबको नहीं बुला सकते। किसी का लक मे बी, कोई पहले हमें दिख गया इसलिए उसको कॉल कर लिया, ये हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप के अंदर कोई कमी है, ठीक है यार? दिस इज नॉट वो एग्जामिनेशन, ओके? ये डिफरेंट एग्जामिनेशन। चलो जी, शुरू करते हैं। 500 लोग गायब हैं सर, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, देखने एक बार। 500 लोग गायब हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्लास। एक बार चेक कर लेना, ठीक है? हम्म, हम्म, चलिए, ओके गाइस। तो हमने ये सब, मेरा चश्मा दो। हमने ये सब कल पढ़ाई किया था दोस्तों कि हमारे फ्लावर्स क्या होते हैं,
राइट। एनस्टेम क्या होते हैं एक बार इंश्योर करो, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की क्लास में। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम दोस्तों पढ़ेंगे। उसके आगे कैसे होता है ऑटोगमी, जीथनोगमी, ये सब क्या होता है ये हमने कल ही पढ़ लिया था, आपके पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस। ठीक है, आज आपको और मजा आने वाला है बिकॉज आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन की चीजें। ओके, कि कैसे होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, दो प्रकार के होते हैं, और क्या क्या चीजें इसमें होती है वो चीज हम मैं आपको दिखाऊंगा। बट उसके पहले प्लीज एक बार मुझे बता दो अगर वॉइस बाकी दिनों से परफेक्ट लग रही है आपको, इट इज क्लियर, अच्छी लग रही है। ओके ग्रेट, चलो बढ़िया। महंगा वाला माइक है भाई, महंगा वाला माइक है बालक। डाइवर्सिटी अनमोल पढ़ेंगे दोस्त, कल कल वही आखिरी क्लास होगी। ऑल दो डाइवर्सिटी वैसे सिलेबस में अभी है नहीं, मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं है, नई वाली एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो उसमें नहीं है, लेकिन यार हम पढ़ाएंगे बिकॉज एक सवाल क्या पता आ जाए तो उसके लिए पढ़ लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, यहाँ पर 13 डिग्री टेम्परेचर है, अच्छी बात है। चलो अब पढ़ते हैं। ये शुरू के 5 मिनट में वेट करता हूं बाकी लोग के आने का, प्लीज टाइम पे आया करो, एक रिक्वेस्ट है आपसे। राइट, चलो। सो कल दोस्तों हमने ये सारी चीजें, सारी कहानियां देखी थी, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा आज का है रिप्रोडक्शन। राइट, बायोलॉजी का बेहतरीन टॉपिक विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन टॉपिक हमारा। ओके, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोड्यूस? व्हेन यू से रिप्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है? ओके, इसका सिंपल सा मतलब यह है भाई कि कोई चीज आप, री का मतलब क्या है? एक तो होता है प्रोडक्शन, बट जब आप बोलते हो रिप्रोडक्शन तो इसका मतलब है कोई चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे आप कोई और चीज प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, कोई चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस में है उससे आप दोस्तों कोई और चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी को हम बोलेंगे रिप्रोड्यूस करना। राइट, या रिप्रोडक्शन करना कहलाता है आपका। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दोस्तों आपके दो प्रकार के होंगे, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल अलग होते हैं, सेक्सुअल अलग होते हैं। असेक्सुअल में यार एक बंदा काफी होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बंदे हमारे होते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा आपका कि भैया जी आपके हमारे दो लोग होंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में आपके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बाकी और चीजें हम यहां पर देखने वाले। इसके पहले हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा हुआ था, मैं क्विकली आपके लिए समराइज कर दे रहा हूं, होपफुली आपको याद होगा। कल हमने क्लास में पढ़ा था कि फ्लावर हमारे कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन। उसमें एक एंड्रोसियम होता है मेल पार्ट, एक गाइनोसियम होता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। भैया पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या था? सेम फ्लावर हो या सेम प्लांट हो। क्रॉस क्या था? डिफरेंट प्लांट हो, जहां पर विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, पानी के थ्रू आपके हमारे पॉलन ग्रेन्स मूव करते हैं। खत्म। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद आपका ओवरी जो है वो फ्रूट बनता था, और आपका ओव्यूल जो है वो सीड बनता था। ये चीज होपफुली आपको याद होगी। परफेक्ट, ठीक है। चलो जी, आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं, आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि यार जहां पर आपके चीजों को हम रिप्रोड्यूस करें, कमिंग जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को कहीं ना कहीं हम बनाएं। राइट, इट इज कॉल्ड आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स एंड इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक इंग्लिश में आप आगे मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा दोस्तों, कि जब आप एक प्रिपोजिशन से दो सेम नाउन को ज्वाइन करते हो बीच में, then ये दोनों नाउन आपके हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे एक होता है ना डोर टू डोर कैंपेन, तो ये हमेशा डोर टू डोर होगा, डोर्स टू डोर नहीं होगा। एक होता है ना पेज बाय पेज, राइट, कि हर एक पेज पढ़ो, तो ये हमेशा दोनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस नहीं होगा। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन दोस्तों यहां पे हमारा होने वाला है। इस चीज को कृपया ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो। ओके, तो एक बेसिक इवेंट है जिसमें दोस्तों आपका क्रिएशन होता है डीएनए की, डीएनए की कॉपिंग होती है। व्हेन आई से डीएनए की कॉपिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई माँ बाप का जो जो भी क्वालिटीज है उनमें, राइट, उस चीज की यहाँ पर कॉपिंग आपको देखने को मिलने वाली। ठीक है, उस चीज की आपको यहाँ पर कॉपिंग देखने को मिलेगी, वो चीज आपकी यहाँ पर दोस्तों कॉपी हो रही होगी। ठीक है, परफेक्ट। चलो आ जाओ, अब ध्यान से बस सुनना, पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद कुछ भी डाउट होगा तो पूछना। तो दोस्तों पहले मैं आपको सिखाता हूं कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन में हमारे होता है सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या है समझते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के दोस्तों आपके हमारे दो फेज होते हैं। एक होता है आपका इंटरफेज,
एक होता है हमारा इंटरफेज और दूसरा आपका होता है एम फेज। इंटरफेज और एम फेज दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं उस पर आऊंगा। तो सेल डिवीजन हमारी बॉडी में हो रहा होता है, उसके दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज, राइट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इंटरफेज, मेरा भाई, सेल डिवीजन का मतलब जब भी रिप्रोडक्शन वगैरह ऐसे हो रहा होता है उस टाइम पर फादर से जब डॉटर सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल का मतलब है कि राइट, कि आपका कोई भी चीज पढ़ते हो जहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें सेल डिवीजन होता है। अब जब सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है दोस्तों, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है इंटरफेज का प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस आपका होता है एम फेज का। इंटरफेज का प्रोसेस होता है जिसमें तैयारी होती है, ये वो वाला फेज होता है जहां पर सेल जो है वो तैयार हो रहा होता है रिप्रोडक्शन के लिए या सेल डिवीजन के लिए, राइट। और इंटरफेज में 95% टाइम लगता है सेल डिवीजन का। सोचे, मतलब आप सोचो कि सेल डिवीजन, जब रियल सेल डिवीजन होने वाला है, उसका 95% टाइम जाता है केवल तैयारी करने में, कि भाई सेल डिवीजन होने वाला है, उसके पहले हम तैयारी करें। जैसे वो एक कहावत सुनी होगी ना कि आप के पास अगर 10 घंटे हैं पेड़ काटने के लिए, तो 9 घंटे यूज करो अपनी कुड़हल, उसको क्या बोलते हैं उसको, अपनी एक्स को, एक्स ई वाला, ठीक है, उस पे धार दो, ठीक है, उसको और अच्छा बनाओ, ठीक है। सेम चीज यहां पर है कि जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो 95% टाइम जो होता है वो जाता है इंटरफेज में, यानी तैयारी में, और एम फेज जो होता है उसमें केवल 5% टाइम जाता है, 5% टाइम। तो इंटरफेज आपका वो होता है जिसमें तैयारी हो रही होती है, राइट। और एम फेज वो होता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। एम फेज वो टाइम होता है जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होता है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका बहुत सिंपल मतलब है कि तैयारी 95% टाइम होती है और रियल सेल डिवीजन 5% टाइम होता है। सेम अप्लाई होता है आपके जीवन के लिए, आपके एग्जाम के लिए भी, कि आप 95% चीजें क्या मैटर करती हैं, कि आप डेली क्लास देख रहे हो नहीं देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो नहीं देख रहे हो, अगर क्लास मिस हो रही है तो क्या आपके पास बैकलॉग्स हैं नहीं है, पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, टेस्ट देने के बाद रिवीजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप, ओके। तो 95% ये मैटर करता है, केवल 5% मैटर करेगा कि एग्जामिनेशन में आप जाके क्या कर रहे हो। बिकॉज अगर ये 95 सही नहीं है तो वो 5% सही भी कर लोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, ओके। इसीलिए तैयारी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जर्नी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समझ रहे हो, ध्यान रखना। सो इंटरफेज का जो टाइम होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल डिवीजन में आपका, ठीक है। लेकिन जो रियल सेल डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है, राइट। अब ये कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन। इसी एम फेज में दोस्तों आपका मिटोसिस और मियोसिस होता है, जो मैंने कल आपको बताया था डिफरेंस दोनों में क्या होता है। सो मिटोसिस और मियोसिस हमारे इसी एम फेज में होता है, ठीक है। मिटोसिस और मियोसिस हमारे इसी एम फेज में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे होता है ध्यान से देखना, अगर मैं एक डायग्राम यहां पे बनाता हूं आपके लिए, ठीक, मान लेते हैं आपका सेल डिवीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इतना चल रहा है। अब इसमें ध्यान रखना कि इसको मैं 4 फेज में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले आपका होता है जीवन फेज, थोड़ा सा हाई लेवल है लेकिन है एकदम आसान। सबसे पहले आपका आता है जीवन फेज, जीवन फेज के बाद फिर आपका आता है एस फेज, एस फेज के बाद फिर आपका आता है G2 फेज, और ये पूरा दोस्तों आपका इंटरफेस था, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, दिस वाज हमारा इंटरफेस। मतलब पूरे सेल डिवीजन का 95% ऑलमोस्ट जो टाइम होता है वो इंटरफेज में जाता है। अब इस इंटरफेज के अंदर आपको पहले मिलेगा जीवन फेज, फिर मिलेगा एस फेज, फिर मिलेगा G2 फेज। उसके बाद जो बाकी का 5% है दोस्तों वो है आपका एम फेज।
अब ध्यान रखना है, इस एम फेज में क्या होता है, इस एम फेज के अंदर आपको मिलेंगे अलग अलग फेजेस। सबसे पहले आपको मिलेगा प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आपको मिलेगा मेटाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आपको मिलेगा एनाफेज, ठीक। एनाफेज के बाद आपको मिलेगा टेलोफेज। इसको आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं पी मैट से। पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज, और टी का मतलब टेलोफेज। तो एम फेज में आपको पी मैट मिलता है। अब एग्जाम में क्या बनेगा भैया, यहां से सवाल, एग्जाम में सवाल ये बनेगा, नीट में आता है ये सवाल ज्यादातर, बट हमारे सीडीएस एनडीए में वो सवाल ये बन सकता है कि जरा बताओ सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के फेजेस को ऑर्डर में लगाओ। ओके, तो पहले G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये चारों फेज एम फेज में आते हैं, और ये तीनों फेज आपके आते हैं इंटरफेज। और आपको पता है इंटरफेज होता है 95% टाइम, बाकी का 5% ही होता है एम फेज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे क्या है, राइट, रियल परफॉर्मेंस, रियल सेल डिवीजन किस में होता है, एम फेज में होता है, बस खत्म, इतना ही है। तो बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब डीएनए का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डीएनए, राइट। आपने सुना होगा डीएनए, क्रोमोसोम, ऐसा सुना होगा। देखो जो हमारी सेल होती है ना, अगर ये हमारी सेल है, ध्यान समझना, अब इस सेल में दोस्तों ये आपका हो गया बीच में न्यूक्लियस। सेल का जो ये हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, ये जो हिस्सा है इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, बाकी को हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ओके, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे दोस्तों ऐसे पेयर में क्रोमोसोम्स, ये हमारे होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक। यहीं पर आपका डीएनए होता है जिसकी कॉपिंग होती है। डीएनए वगैरह दोस्तों आपको यहीं पे मिलेगा जिसकी होती है कॉपी। अब जब मैं बोलता हूं कि डीएनए की कॉपिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर ये आपका डीएनए है, डीएनए एक थ्रेड की तरह होता है, ठीक है। इमेजिन करो ये आपका डीएनए, ठीक। अब इस डीएनए के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो डीएनए का इतना हिस्सा है, आपके फादर साहब का डीएनए में देख रहा हूं, उसमें डीएनए के इतने हिस्से में लिखा है कि आपकी आंखें जो है वो ब्राउन कलर की होंगी। डीएनए के इतने हिस्से में लिखा है कि आपकी हाइट जो है बहुत ज्यादा होगी। ओके, इतने में लिखा है कि आपका हेयर जो है वो किसी और रंग का होगा नेचुरली, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन होता है जीन्स के फॉर्म में। डीएनए जो है ना ऐसे थ्रेड की तरह होता है, राइट, और उसमें अलग अलग जगह पर ऐसे इंफॉर्मेशन होती है। अब ये कॉपी होता है माँ बाप से, राइट, और फिर बच्चों में आता है। अब वो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कोई चीज आए कोई चीज ना आए, राइट। तो ये एग्जैक्ट प्रोसेस होता है जब माँ बाप से बच्चों में डीएनए कॉपिंग वगैरह होती है, ठीक। चलो, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है भैया। बहुत लोग को नहीं पता होगा कि डीएनए और आरएनए क्या है, अलग अलग होते हैं, सेम चीज होते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो एक आपका होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, बहुत ध्यान से देखना, डीएनए एंड आरएनए। क्या है डिफरेंस, पहले बात तो डीएनए को हम बोलते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक। वहीं पर जो आरएनए होता है दोस्तों, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, ये होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। अब सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो इनमें बेसिस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। सो डीएनए के अंदर दोस्तों आपको मिलेगा 4 बेस, कौन कौन से, एडेनाइन, और ये नाम पूछा गया था एग्जाम में, एडेनाइन थाइमीन मिलेगा, साथ में साइटोसिन और ग्वानिन मिलेगा, ठीक। आरएनए में क्या होता है दोस्तों, थाइमीन नहीं होता, यूरासिल होता है।
आरएनए में एडेनिन के साथ होता है यूरासिल, ठीक। और साइटोसिन और ग्वानिन तो होगा ही, साइटोसिन और ग्वानिन में कोई दिक्कत नहीं। तो मेन डिफरेंस क्या है कि आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमीन होता है, ये डिफरेंस याद रखना। ओके, इसके अलावा एक बार सवाल भी आया हुआ है, ये आरएनए आपको मिलेगा खाली न्यूक्लियस में, आरएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है, ध्यान रखना, ओनली इनसाइड न्यूक्लियस, सॉरी डीएनए। लेकिन जो आरएनए है दोस्तों, ये न्यूक्लियस में भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, साथ में साइटोप्लाज्म में भी होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जगह पे आपको देखने को मिलेगा आरएनए हमारा। खत्म, ठीक है भाई। अब मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज कुछ चीजें आपके ऊपर से गई होंगी। भैया आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो अभी तक आपको आता है, सेक्सुअल असेक्सुअल, उस पर तो आएंगे, लेकिन थोड़ा मैंने हाई लेवल आपको पढ़ाया कि दोस्तों रिप्रोडक्शन में होता है सेल डिवीजन। ओके, और कोई भी सेल डिवीजन हो रही होती है उसमें दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। इंटरफेज होता है जिसमें तैयारी कर रहा होता है वो सेल कि भैया जी सेल डिवीजन होने वाला है, ओके, तैयारी कर लेते हैं। और ये 95% टाइम आपका सेल डिवीजन का इंटरफेज में जाता है, बाकी का 5% टाइम एम फेज में जाता है। उस एम फेज में होता है पी मैट, पहले होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। अभी अगर मैं आपको नीट के लिए पढ़ा रहा होता तो मैं आपको पढ़ाता आगे प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है। बट नीट के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही हम सीएपीएफ के लिए पढ़ रहे हैं, वरना आप उस लेवल तक भी जाते, ठीक। चलो भाई, तो ये चीज हमारी यहां पर डन। अब उसके बाद डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, ये एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है भाई, बढ़िया से। चलो बाकी क्रोमोजोम में आपको अभी अलग से और पढ़ाऊंगा, बिकॉज क्रोमोजोम के ऊपर ना, क्रोमोजोम के टाइप के ऊपर सवाल आता है। तो पहले ये चैप्टर हम क्लियर कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको अलग से ड्रॉ करके क्रोमोजोम्स पढ़ाऊंगा कि क्रोमोजोम्स हमारे क्या होते हैं। चलो शुरू करते हैं वापस। तो भैया जी टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन। अगर आप ध्यान से पढ़ें, द क्रोमोजोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन। जो भी आपका न्यूक्लियस है जो मैंने बनाया आपका, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम, उन्हीं क्रोमोजोम्स में होता है इंफॉर्मेशन या डीएनए होता है, राइट। और उसी में होता है इंफॉर्मेशन जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता है कि भैया इसकी नाक ऐसी होगी, इसका इसका हेड ऐसे होगा, फोर हेड ऐसा होगा, राइट, या हेयर ऐसा होगा। ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके वहां पे होता है, और ये प्रोटीन के फॉर्म में होता है जो ट्रांसफर होता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। ऑब्वियसली बात, आप एकदम कॉपी पेस्ट नहीं हो गया अपने माँ बाप के, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो सेम होंगी। मान लो दो बच्चे हो रहे हैं किसी के, तो हो सकता है कि आपका फादर साहब की तरह आपकी नाक हो सकती है एक बच्चे में, हो सकता है एक बच्चे के बाल हो गए फादर साहब की तरह, एक बच्चे की हाइट हो गई फादर साहब की तरह या मदर जी की तरह, राइट। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन बिल्कुल होता है। ओके, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिट ऑब्वियस है कि उसमें आपको मेरे भाई कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, समझे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा ही होगा। आज सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता या बहुत कम होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा ही सबसे बड़ा यह है कि यू विल फाइंड इसमें वेरिएशन, आपको मिलेगा दोस्त वेरिएशन इसमें। और वेरिएशन होगा तो सर्वाइवल आसान होगा। कैसे? बिकॉज कल के दिन मान लो कोई बीमारी हो रही है जो केवल उनको हो रही है जिनके भूरे बाल है, तो अगर तो सबके बाल भूरे होते तो सब मर जाते एक साथ, है ना। तो अब कुछ ही लोग मरेंगे, ठीक है। इसीलिए वेरिएशन बहुत जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए। चलो, तो ये रिप्रोडक्शन की कहानी है जो हम शुरू करने वाले हैं। अब दो प्रकार के होते हैं रिप्रोडक्शन, उसके पहले दो प्रकार के सेल होते हैं, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, एक हैप्लॉइड सेल होते हैं, एक डिप्लॉइड सेल होता है। डिफरेंस ये है कि हैप्लॉइड सेल आपके होते हैं जर्म सेल, याद आ रहा होगा अभी आपको पढ़ाया था मैंने। और जर्म सेल कौन से सेल होते हैं, जो जिनका सिर्फ एक काम होता है कि कब रिप्रोडक्शन करोगे, कब शुरू करना है बताओ। मतलब जर्म सेल केवल इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। एंड जो डिप्लॉइड है दोस्तों, इनको आप सोमैटिक सेल भी कहते हो। ये जर्म सेल को छोड़कर आपकी बॉडी में जो बाकी सारे सेल्स हैं वो होते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। सो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड एक कैटेगरी होती है सेल की, राइट। हैप्लॉइड सेल में
आपका वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ही जाता है, आपको पढ़ाया था उस दिन, ठीक है। स्पर्म और एग, ठीक, स्पर्म जाएगा, एग जाएगा, मिलेंगे दोनों, 23 यहां से आएगा, 23 यहां से आएगा, 46 क्रोमोसोम बन जाएगा, जाइगोट बन गया। ओके। बट डिप्लॉइड में क्या होता है, डिप्लॉइड में 46 ही होते हैं सब। यानी आपके जर्म सेल के अलावा आपके रिप्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं उनके अलावा आपकी बॉडी में जितने सेल होते हैं सारे के सारे दोस्तों आपके हमारे होते हैं सोमैटिक सेल या डिप्लॉइड सेल। सो हैप्लॉइड हो गए आपके जर्म सेल, डिप्लॉइड हो गए बाकी सारे सेल। ठीक, चलो जी नेक्स्ट। ओके, तो दो प्रकार के होते हैं आपके रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल दूसरा आसेक्सुअल। डिफरेंस बहुत ऑब्वियस है। आसेक्सुअल में क्या होता है भैया जी, आसेक्सुअल में ना तो मेल फीमेल का कुछ मतलब है, ना ही यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एग होगा, स्पर्म होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सब कुछ होगा सेक्सुअल में, एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा, आपस में दोनों का मिलन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फिर वो बड़ा बनेगा, बड़ा बच्चा होगा, राइट। लेकिन आसेक्सुअल में कुछ भी नहीं होता, ना जाइगोट ना फर्टिलाइजेशन, कुछ भी नहीं। बस काट दो इनको बीच से, दो लोग हो गए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो पहले हम बात करने वाले हैं फिजन की। फर्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फिजन, राइट। फिजन भी दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। फिजन का मतलब क्या है, ऐसे टूट जाना। ओके, तो जब आप क्या करते हो, एक सेल है मान लो, इसकी न्यूक्लियस, अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये अंदर ही अंदर ऐसे दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा बीच से। ठीक, तो ये एक अलग हो जाएगा, दूसरा आपका अलग हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसी को बोलोगे बाइनरी फिजन, खत्म, दैट्स इट, इतना सही है। सो मेरे भाई, एक कोई जीव होगा, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस डबल हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद अलग अलग वो बढ़ जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब ये किसमें होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लेशमानिया में होता है। एग्जाम्पल पूछता है, अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया, तीन चीजों में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बाइनरी फिजन। अब ये किस टाइप का बाइनरी फिजन हो सकता है, लेशमानिया में होता है लॉन्गिट्यूडनल, पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि लेशमानिया में मान लो ऐसे है तो ये ऐसे बीच से ब्रेक हो जाएगा, ठीक। और इरेगुलर का मतलब कहीं से ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस पॉइंट ये है कि दो पार्ट में ब्रेक होगा, मतलब आपका कोई भी जीव है जो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, उसी को आप बोलोगे बाइनरी फिजन, खत्म, इतना ही। देन सेकंड वी हैव मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जहां पर आपका जो न्यूक्लियस है वो कई सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, हजारों न्यूक्लियस हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, आपके ऐसे हजारों प्लाज्मोडियम बन जाएंगे या हजारों जीव बन जाएंगे, बस। तो यहां पर भाई मेल फीमेल कुछ है ही नहीं, यहां बस ये है कि एक जीव से कैसे दूसरा बन जा रहा है। सो बाइनरी में दो बनेंगे एक से, मल्टीपल में हजारों बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लाज्मोडियम एक एग्जांपल है आपके मल्टीपल फिजन का। और जब मैं प्लाज्मोडियम बोलता हूं, कैन यू टेल मी प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती, देखते हैं कितने लोग को याद। हाँ भाई, एनीबडी, कैन यू रिकॉल। सब बाश गुड, मलेरिया, क्या बात है। सर इस सैटरडे टेस्ट होगा, प्रज्वल सैटरडे नहीं होगा, संडे होगा मोस्ट प्रोबेबली, आपको मेंटर आपके बता देंगे, मोस्ट प्रोबेबली संडे को आपका फुल टेस्ट होगा, ठीक, आपको बता दिया जाएगा। चलो भाई, अभी ना थोड़ा स्टैटिक लग रहा हो कुछ लोग को, लेकिन ये है ही है भाई, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं भाई। अब मैं खुद अमीबा बन के दो पार्ट में ब्रेक होकर नहीं दिखा सकता ना आपको। ठीक है, जो ड्रॉ करके बढ़ाना होगा मैं बढ़ा दूंगा उसको, रिलैक्स। लेकिन ये याद करना पड़ेगा कि बाइनरी किस में होता है और आपका मल्टीपल किस में होता है, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। अब ये क्या है भैया, राइट, फ्रेगमेंटेशन एंड, भाई फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक जीव है, जैसे स्पाइरो वगैरह हो गया, उसको अगर आप ऐसे फ्रेगमेंट्स में काट दोगे ना, तो भैया ये अलग जीव बन गया, अलग जीव बन गया। सोचो अगर इंसानों में पॉसिबल होता कि भाई मैं आपकी एक उंगली काट दूं और उस उंगली से दूसरा जी दूसरा इंसान बन जाए, तो सोचो क्या पॉपुलेशन होती इंसानों में, क्या पॉपुलेशन होती हम लोग, है ना।
तो बट कुछ आपके ऐसे जीव हैं जैसे स्पायरो वगैरह हो गया, कि अगर आप यहाँ पर ऐसे फ्रैगमेंट्स में इनको ब्रेक कर दो तो भैया ये आपके नए जीव बन जाएंगे। ओके, सो फ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच an organism gets fragmented into smaller pieces and each piece grows into a whole new organism। कहीं भी आप ब्रेक कर दोगे ये आपका नया जीव बन जाएगा। ये अलग बन गया स्पायरोगारा, ये अलग बन गया। तो याद रखना कि स्पायरोगारा में होता है ये फ्रैगमेंटेशन। देन रीजनरेशन आपका हो गया, राइट। हाइड्रा में दो चीज होती है वैसे, बडिंग भी आ गया, पढ़ोगे। रीजनरेशन में क्या होता है कि मान लो अगेन कोई बॉडी पार्ट आपका कट गया, राइट, कोई बॉडी पार्ट आपका कट जा रहा है। द रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन और बॉडी पार्ट। अब यहां पर देखो ऐसा नहीं है कि नया जीन ही बन जाएगा। ओके, नया जीव बन जाए, जैसे लिजर्ड में क्या होता है, अब लिजर्ड की पूंछ कट जाएगी तो नई पूंछ आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि नया लिजर्ड बन जाएगा। तो कुछ जीव में ऐसा भी होगा कि नया जीव नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अगर कुछ कट गया है तो वो वापस ग्रो कर जाएगा। इवन जैसे अगर आप देखोगे ह्यूमंस में क्या होता है, जो आपका लीवर है, ओके, लीवर को अगर मेरे भाई आप डोनेट कर दो किसी को तो वापस से लीवर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, समझे। वापस से लीवर दोस्तों आ सकता है, ठीक। आप किसी को लीवर डोनेट कर सकते हो उसका पार्ट काट के, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पूरा जीव बनेगा। लेनीरिया में क्या होता है, पूरा जीव बनेगा। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, बडिंग में क्या होता है, बडिंग में एक बड निकला होता है। जैसे मान लो यहां से एक बड निकला, आपने इसको काट दिया, अब ये एक नया जीव बन जाएगा या नया और बन जाएगा आपका, वो खत्म, बस इतना ही है। तो बडिंग में बड से बन जाते हैं। एंड देन फिर एक होता है स्पोर फॉर्मेशन, जहां पे ऐसे स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स ऐसे बिखर जाते हैं और वो फिर आपके नए जीव बन जाएंगे। स्पोर का जो ये पार्ट होता है नीचे का, इसको हाइफे बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। इट इज कॉल्ड हाइफे, बस, ठीक। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं जिससे आप ब्लोन अवे हो जाओगे। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बता दिया था परसों भी, कि आज के दिन आपको कोई कितना भी बड़ा इंसान दिखता होगा, मोदी जी का एग्जांपल ले लो। आपको पता है मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक टाइम पर एक सिंगल सेल थे। ही वॉज ओनली अ जाइगोट। कैन यू इमेजिन। है ना। मोदी जी क्या भाई, क्योंकि हम मैं बड़े आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इवन अपनी बात करो, भैया रिप्रोडक्शन मत पढ़ाओ क्योंकि मैं तो बनाया गया हूं, पैदा नहीं हुआ हूं। तो प्रणय आप क्या हाइड्रा, क्या बोलना चाहते हो। एक ने लिखा है कि सर सुनो, मैं तो बनाया गया हूं, पैदा नहीं हूं। और पता है यहाँ आपने ऐसे लोग देखे हैं भाइयों, भैया आपको अब सैलरी नहीं लीवर का पीस कटवा के दूंगा। भाई ऐसा मत बोलो यार, भगवान ना करे किसी को नीड हो। सुनो भाइयों भाइयों भाइयों, आपने कभी देखा है कुछ लोग लगाते हैं स्टेटस, अवतरण दिवस की शुभकामनाएं, है ना। तो रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है भाई, अवतरण जैसा कुछ नहीं होता। आई हैव टू रिक्वेस्ट भैया जी, कैन यू प्लीज गिव अस 2 days ऑफ टाइम टू कवर अप द बैकलॉग। वाह 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 वाह, आर्यन जी अभी वीकेंड इसीलिए दिया गया था दोस्त। 3 दिन दिया था तुम्हें मैं यार, 2 दिन की क्या बात करते हो। 3 दिन मैंने आपको दिया था प्रभु, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं दोस्तों, भाइयों मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुछ फैक्चुअल चीजें जरा देखो, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि भाई आपके हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, सबकी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, जिसको आप जाइगोट बोलते हो, ठीक। दूसरा, जब ये आपका फर्टिलाइजेशन होता है मेल फीमेल का, उस टाइम पर मेल बॉडी से लगभग 300 मिलियन स्पर्म सेल फीमेल बॉडी में इंटर करते हैं, 300 मिलियन। और उस 300 मिलियन में केवल एक स्पर्म होता है जो कि फर्टिलाइज करता है, जो जाके मिलता है। सोचो, मतलब आप लेवल देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी 300 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन स्पर्म में केवल एक स्पर्म होगा जिसका ऐसे मिलन होता है, राइट। ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको मैं। जब भी किसी वेमेन का जन्म होता है, किसी लड़की का जन्म होता है,
जन्म के समय ही उसकी बॉडी में मिलियंस एग होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ द एग्स, राइट। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद वो एक एग पर मंथ रिलीज करती है। ओके, तो अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखोगे तो लगभग एक महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 400 से 500 एग ही रिलीज कर पाती है। होते मिलियंस हैं जन्म के समय, लेकिन वो यूज कर पाती है केवल 400 से 500 ही एग। सोचो, राइट, ध्यान रखना। तो ये एक चीज है। फिर एक डाउट कुछ लोग का आता है कि कैसे भैया ट्विंस कैसे बन जाते हैं। तो नॉर्मली ट्विंस का क्या कैसे बनते हैं, ट्विंस आपके हमारे प्रोसेस आपका वही है, ठीक है, एक स्पर्म जाएगा एक एक से मिलेगा, प्रोसेस वही होता है। लेकिन जब एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि एम्ब्रियो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है और वो बन जाते हैं ट्विंस। ऐसा नहीं होगा कि ट्विंस के लिए दो एग चाहिए होगा, है ना, कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि भैया जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनमें क्या दो एग जाकर दो स्पर्म से मिलते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक ही स्पर्म एक ही एग से मिला होता है, लेकिन बाद में जाकर जो एम्ब्रियो बना होता है वो एम्ब्रियो स्प्लिट हो जाता है कभी कभी, ठीक। ये चीज प्लीज ध्यान रखेंगे। चलो, इतना काफी आपके लिए फैक्ट्स। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ वापस। तो मेरे भाई पहले हमने पढ़ा आसेक्सुअल, जहां पर फर्स्ट टॉपिक वाज बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, देन वी हैव फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। एग्जाम में एग्जांपल पूछता है, जरा बताओ किसमें कैसे होता है। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको आप हाइफे बोलते हो, विच इज नॉन रिप्रोडक्टरी, ये आपके रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पर, यहां से भी सवाल आए हुए हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक तरीका होता है अगेन आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपने कभी गुलाब की कटिंग लगाई होगी घर पे, आई एम श्योर। अगर आपके पास गार्डन वगैरह है तो आपने गुलाब का पत्ती काटी हो, नॉट पत्ती, क्या बोलते हैं उसको, स्टेम काटी होगी गुलाब की, और उसको जाकर कहीं पर लगाया होगा, राइट, और एक नया गुलाब का पेड़ वहां पर खड़ा हो गया होगा। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो हमारे वो होते हैं आम के पेड़ होते हैं ना, आम के पेड़ में आप कलम बांधते हो, एक आम का पेड़ ऐसे, दूसरा आम का पेड़ यहां पर आप पन्नी से बांध देते हो, है ना, आप क्रॉस करा देते हो कि एक दूसरा आम की वैरायटी है और एक दूसरे आम की वैरायटी को दोनों को साथ में मिक्स कर देते हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपकी आती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि भाई रूट से, स्टेम से, लीव से, इन सभी चीजों का यूज करके आप एक नया प्लांट बनाओ। आई एम श्योर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों से नया पेड़ बनता है, जिनके रूट से नया पेड़ बनता है, जिनकी डाल लगती है, राइट। मनी प्लांट सुना होगा आपने, से बहुत सारे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दोस्तों हम इन सभी चीजों का यूज करते हैं। अब एग्जाम में ये पूछता है कि जरा बताओ कि एग्जाम्पल पूछ सकता है कि जरा बताइए किसमें किसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, लीव के थ्रू, किसमें स्टेम के थ्रू, किसमें किसी और चीज के थ्रू। तो प्लीज इस चीज को अभी अपनी कॉपी में नोट करो 3 बार, जल्दी से। ब्रायोफाइलम लीव्स के थ्रू होगा, टर्मरिक और जिंजर में स्टेम के थ्रू होता है, ग्रास, रनर और स्ट्रॉबेरी में होता है रनर्स या एक स्टोलन पार्ट होता है, ऑनियन और लिली में होता है बल्ब के थ्रू, पोटैटो में होता है एक बड होता है ऊपर उसके थ्रू होता है। लिखो इसको जल्दी से, आता है एग्जाम में। प्लीज 3 बार लिखिए, 3 बार। न जाने कब से, और देख लेना कुछ काम का हो इसमें ना, वो भी ऐड कर दूंगा। उम्मीद कुछ बाकी है मुझे फिर भी तेरी याद। हाँ ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं ऐड करना। इधर सीरियस जर्नी लिखो, सीरियस जर्नी सी पे पेपर 2 मिनट। यहाँ लोगो लगवा देंगे तो नहीं हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, ठीक है, पूरे वीडियो में लोगो लग जाए। स्टार्टिंग से अपना लगेगा। लिख लिया? 2 बार और लिखो, लिखो लिखो, आलस से नहीं, 2 बार लिखो और। चलो ग्रेट, ठीक है।
तो मेरे भाई दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, सिमिलर आपने दो चीजें पढ़ी हैं। एक आपने पढ़ी थी कल कि हम मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ किस में लीव्स में करते हैं, किस में स्टेम में करते हैं, किस में रूट में करते हैं, एंड दूसरा हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कैसे करते हैं। मतलब कि कुछ आपके ऐसे हमारे प्लांट्स हैं या ऐसे आपकी चीजें हैं जिनमें हम किस पर्टिकुलर पार्ट का यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए, वो आपको याद करना पड़ेगा। टर्मरिक में किस में होता है, ब्रायोफाइलम में किस में होता है, पोटैटो में बट्स में होता है, और ये पीवाईक्यू भी है, नीचे होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, रुको। ये देखो, सीडीएस 2 2024 का सवाल है, सिमिलर सवाल इंडिया में भी आया हुआ है। आपसे ऐसे पूछ लेगा, जरा बताओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आई बर्ड के थ्रू किस में होता है। ठीक है, जिंजर में, ओनियन में, शुगर केन में क्या होगा वो याद रखना है आपको। ठीक, तो पोटैटो में होता है दोस्तों आपके आई बर्ड के थ्रू। चलो ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। दिस वॉज अबाउट हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, परफेक्ट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर क्या होता है। देखो, टिश्यू कल्चर इज बेसिकली हमारा क्या है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आपने किसी एक पेड़ को देखा, आपने देखा कि यार उसके पास पॉसिबिलिटी है अच्छा ग्रोथ की, आपने देखा कि यार उसको माहौल नहीं मिल पा रहा है, उसे बुलाओ सुपर 100 में। सेम टिश्यू कल्चर में आप क्या करते हो, प्लांट के उस पर्टिकुलर चीज को आप कट कर लेते हो, उसको एक आर्टिफिशियल माहौल देते हो, उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा लेते हो, उसे आप एक आर्टिफिशियल माहौल में रखते हो, राइट, और वहां पर आप उसकी देखरेख करते हो। इसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। खत्म, और कुछ है ही नहीं। इतना ही दोस्तों आपका होता है हमारा टिश्यू कल्चर। ठीक है, ध्यान रखना। परफेक्ट, ठीक है। ब्रायोफाइलम समझ नहीं आया, अरे मेरे भाई, यहां पर मेरे इसका मतलब ये था कि कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइलम, देखो, जिनकी पत्तियों से नया ब्रायोफाइलम बन सकता है। ये कौन वीडियो, ठीक है, जिनकी पत्तियों से नया ब्रायोफाइलम बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। ओके, रिपीट कर रहा हूं भाई साहब, हम क्या पढ़ रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक मेथड होता है जिसके तहत हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कौन सा वाला, आसेक्सुअल, राइट। जो मैंने एग्जांपल दिया कि यार कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी डाल लगती है, कुछ की पत्तियां लगती हैं, कुछ की रूट लगती है, कुछ की स्टेम लगती है। ठीक, ब्रायोफाइलम एक ऐसा है आपका पेड़ जिसकी पत्तियों से नया ब्रायोफाइलम बन सकता है। सिमिलरली ओनियन के बल्ब से नया ओनियन बन सकता है, राइट। ऐसे ही बाकी आप देख लो, जिंजर के राइजोम से, राइट। पोटैटो में ट्यूबर होता है, उसको आईबड बोलते हो आप, उसको ट्यूबर भी आप बोल सकते हो, आईबड भी बोल सकते हो। वहां से नया बनता है आपका पोटैटो। बस ये आपको याद रखना है, ठीक, और याद रखना पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इंसानों की। तो असेक्सुअल हमारा डन हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा। ओके, मेल पार्ट की अगर मैं बात करूं, और ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम क्लास 10th में पढ़ाते हैं स्कूल में, लेकिन टीचर सही से पढ़ाते नहीं है। टीचर का ये होता है कि अरे तुम्हें आता तो है ना, बट यार ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको नहीं आती चीजें। ठीक है, आपको नहीं आती चीजें दोस्त, ध्यान रखना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले आप ये ध्यान ध्यान रखना कि इसको डिजाइन किया गया है जिससे प्रोड्यूस हो पाए, स्टोर हो पाए आपका स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, एक प्रकार का मेल गैमेट होता है। पहले हम मेल की बात कर रहे हैं। मेल में दोस्तों आपको मिलेगा स्पर्म, जो कि होता है मेल गैमेट। ठीक, ऑल्सो ये आपका हमारा हार्मोन भी करता है सीक्रेट, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी करता है आपका सीक्रेट। इसका मेन काम क्या होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, कि ये आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी बॉडी में होते हैं उसको डेवलप करता है। कैसे होते हैं, आपने देखा होगा एक टाइम के बाद आपकी वॉइस जो है थोड़ी भारी हो जाती है। ओके, मैं मेल की बात कर रहा हूं। मेल की वॉइस एक टाइम के बाद थोड़ी भारी हो जाएगी, मसल्स ज्यादा हो जाते हैं आपकी बॉडी में, फेशियल हेयर आ जाते हैं, राइट। जिसको फेशियल हेयर नहीं आए दैट डजंट मीन कि आप डेवलप नहीं हो रहे,
ठीक है, बट फेशियल हेयर आ जाता है आपके, है ना। तो ये सारे आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग। ठीक, परफेक्ट। पहले बात करेंगे टेस्टीज की, राइट। टेस्टीज ओवल ऑर्गन्स होते हैं आपके, एक सैक होता है आपके मेल बॉडी में जिसको आप कहते हो स्क्रोटम, जिसके अंदर स्टोर्ड होता है, राइट। अब ये क्यों स्टोर्ड होता है स्क्रोटम में? स्क्रोटम जो है दोस्तों वो बॉडी के बाहर होता है। व्हाई? बिकॉज स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए आपके बॉडी से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। आपकी बॉडी से ये स्क्रोटम बाहर क्यों होता है? राइट, बिकॉज आपकी बॉडी से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, जिसको प्लीज माइंड में रखेंगे, ठीक है। पहला ऑर्गन आपका था ये, बस इतना ही काम है इसका। दूसरा सबसे मेन ऑर्गन आपका होता है एक हमारा, राइट, वैस डिफरेंस, जिसको आप बोलते हो स्पर्म डक्ट, जहां पर काइंड ऑफ स्पर्म आपका जिसके थ्रू मूव करता है, स्टोर होता है। तो ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, देखो ऐसे, जो स्पर्म को लेकर जाता है यहां से स्पर्म को लेकर जाएगा दोस्तों, राइट। और रास्ते में ही इसको बहुत सारे इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स होती हैं, ठीक। यहीं पर आपके और भी सेमाइनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। सेमाइनल वेसिकल जो है वो एक फ्लूइड ऐड करता है आपके स्पर्म में, जिसमें फ्रक्टोज होता है। लिख दे रहा हूं मैं, फिर मैं आपको एक फ्लो में बता दूंगा, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल क्या करता है? आपके स्पर्म को आगे न्यूट्रिशन देता है, ओके, फ्रक्टोज देता है। देन आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? आपके स्पर्म को थोड़ा न्यूट्रल बनाता है, या थोड़ा सा बेसिक माहौल का बनाता है, एल्केलाइन बनाता है। एल्केलाइन क्यों बनाता है पता है? बिकॉज फीमेल बॉडी इज हाईली एसिडिक। वेजाइनल जो डिस्चार्ज होते हैं हाईली एसिडिक होते हैं वो, ओके। इसीलिए जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपके स्पर्म को थोड़ा सा बेसिक बना के भेजता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही है जिसमें कैंसर होता है मेल्स में बहुत ज्यादा, समझे, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद देन आपका फिर यहां से मूवमेंट होगा, खत्म। देन लास्ट में होता है यूरेथ्रा। मेल में क्या होता है? मेल हैज यूरेथ्रा, जो कि कॉमन पैसेज होता है यूरिन का भी और स्पर्म का भी, ठीक है। इट इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ध्यान रखना, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये पूरी चीजें प्लीज यहां पर ध्यान में रखेंगे कि कहां पर क्या चीजें हो रहा है बालक पार्टी, ठीक है। चलो ग्रेट, परफेक्ट। कि ये वैस डिफरेंस ध्यान रखना। अब जब आपने सुना होगा ना वो क्या बोलते हैं उसको, वैसेक्टमी क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी करना, जो पहले एक टाइम पर सरकार ने करवाया था, राइट। तो वो यहीं पर होता है फ्रीज, ऐसे जब इस पर मूवी नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये पूरा है, और ये फैक्ट प्लीज ध्यान रखना कि क्यों बाहर होता है बॉडी के, जस्ट बिकॉज 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के, एंड उसके बाद देन यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब ये सवाल है, अब एक आपका यहीं पर लेडिक सेल होती है, राइट। लेडिग सेल है हमारी यहीं पर, ओके। लेडिग सेल, लेडिग सेल्स बोल सकते हो, जो कि सिंथेसाइज करती है एंड सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन्स, एंड्रोजेंस। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। तो तीनों सही है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ऑकर्स इन सेल सराउंडिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड लेडिक सेल। लेडिक सेल्स जो होती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं और सीक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स, उनको आप बोलते हो एंड्रोजन। सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तीनों सही, तीनों सही है दोस्तों। बीच में आपको ये सब भी मिल जाता है। कुल मिला के बात बस ये है कि आपके यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होगा, राइट। ये आपका, इसको आप बोलते हो, इसका नाम ई से होता है कुछ, मैं बोल रहा हूँ इपिडिडाइमिस, ठीक है। इपिडिडाइमिस इसको बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको आप बोलते हो इपिडिडाइमिस। यहां जाता है स्पर्म, ये एक ट्यूबिल्स होता है जिसको आप बोलते हो वैस डिफरेंस। यहां से स्पर्म बाहर निकल के जाता है, राइट। वैस डिफरेंस से बाहर निकल के जाएगा। उसके बाद रास्ते में मिलेगा सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मिलेगा आपको, ठीक। एंड देन फिर यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाएगा। बस इतनी सी बात यहां पे होती, ठीक है, ध्यान रखें।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, फीमेल्स में क्या होता है? मेल बॉडी यार ऑनेस्टली बताओ इज ब्लेस्ड कि उनमें इतना तामझाम नहीं है ऑनेस्टली। ओके, आप सोचो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ फीमेल टू मेंटेन देयर या हर हेल्थ। सच बता रहा हूँ, राइट? मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता भी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, समझ रहे हो? बहुत मुश्किल होता है फॉर अ फीमेल बॉडी टू मेंटेन हर हेल्थ, राइट? स्टिल देखो, कभी मम्मी ने आपसे कंप्लेन नहीं किया होगा कि बेटा आज ये दिक्कत है, आज मैं ये नहीं कर पाऊंगी, है ना? राइट? तो अप्रिशिएट क्या करो यार। मैं देखता हूँ लोगों की बनती नहीं है मम्मी पापा से, है ना? मैं मान सकता हूँ 1% 2% पेरेंट्स ऐसे होते हैं यार जो अपने बच्चे के साथ साथ बुरा कर रहे हैं, वो डिजर्व भी नहीं करते फिर, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ अस हम उस घर से आते हैं यार जहाँ पे पेरेंट्स ने हमारे हमको सब कुछ दिया भाई, मतलब उसका भी कुछ है ही नहीं, ठीक है? और मदर का तो भाई क्या ही बोलना। चलो, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका होता है, राइट, उसमें ओवरीज होती है मेनली, फेलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है। ओवरीज, पहले बात तो ओवरीज जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब दो ओवरी होती है, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर, ठीक है? पहले बात तो ये। ओवरीज का मेन काम क्या होता है दोस्तों? ओवरीज का मेन काम होता है ओव्यूम को प्रोड्यूस करना। ओव्यूम को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है, जिसको एग बोलते हो। ओव्यूम को प्रोड्यूस करना, साथ में दो हार्मोन को रिलीज करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करना, ये दो काम होते हैं आपके ओवरीज के, ठीक है? तो यहां से दोस्तों अब देखो, एक ओवरी एक महीने में एक काम करती है, राइट? अगर मान लो इस मंथ इस राइट वाले ओवरी ने काम किया है, नेक्स्ट मंथ ये करेगी, लेफ्ट वाली ओवरी काम करेगी। तो यहां से एग को उठा के लेके आया जाएगा, ऑल्दो स्पर्म जाता है वहां तक लेके आता है, बट स्टिल अगर मैं खाली बात करूं एग की, तो एग दोस्तों आपका ये फैलोपियन ट्यूब होता है जिसके थ्रू आता है, राइट? फैलोपियन ट्यूब है जिसके थ्रू आपका यहां से मूव करके दोस्तों आ रहा होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया है कि वो एग को प्रोड्यूस कर पाए, साथ में फर्टिलाइजेशन उसकी बॉडी में हो पाए, उसकी बॉडी ही न्यूरिश करे, उसकी बॉडी ही प्रोटेक्ट करे एम्ब्रियो को, उसकी बॉडी ही चाइल्ड बर्थ करे। मतलब एवरीथिंग इज डूइंग इज डन बाय फीमेल ऑब्वियसली, ठीक है? मेल का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतना होता है कि हाँ, आपका स्पर्म प्रोवाइड करना। और ऑनेस्टली बताऊं, आप लोग सुनते होंगे ना कि लड़का होगा लड़की होगी, इट इज मेल विच इज रिस्पॉन्सिबल कि लड़का हो रहा है कि लड़की हो रही है, ओके? इट इज नॉट फीमेल। क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे आप आगे, ठीक है? एक्स एक्स क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है। तो मेरे भाई जो ओवरी होती है, एक एक करके बहुत ध्यान सुनो। ओवरी आपकी हमारे लोअर एब्डोमेन में दोनों तरफ पे होती है, ऑलमोस्ट एलमंड शेप की होती है, लगभग 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा, फिर मैं बता रहा हूं आपको, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर की आपकी ओवरी होती है। एक एग प्रोड्यूस करेगी एक महीने में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगी। एस्ट्रोजन हार्मोन ही वो होते हैं जो फीमेल ट्रेट्स को डेवलप करते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट का इलार्जमेंट हो, सॉफ्ट स्किन, राइट? इट इज अगेन डन बाय एस्ट्रोजन हार्मोन। वॉइस, फीमेल की वॉइस थोड़ी श्रिल्ड होती है, ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स में जब आपको पढ़ाऊंगा कि पिच क्या होता है, श्रिलनेस क्या होती है, राइट? क्या वॉइस चुभती है क्या फीमेल की? तुम्हें तो नहीं चुभेगी, ठीक है? बट ये पढ़ेंगे आप बाद में, फिजिक्स का टॉपिक है वो। बट जितने भी दोस्तों आपके ये फीमेल ट्रेट्स होते हैं, सब एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ये सारे काम करने के लिए। वहीं पर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है कि भैया सब माहौल तैयार करवाता है अंदर। तो दीज हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ध्यान रखना। अब जो आपकी ओवरी है ना मेरे भाई, उसमें आपके थाउजेंड्स फॉलिकल्स होते हैं। अंदर फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं जिसमें आपके बहुत सारे इमेच्योर एग होते हैं। मैंने आपको बताया मिलियंस एग होते हैं बचपन, बर्थ के समय फीमेल में। और उनमें से कोई एक होगा जो रेडी हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा नंबर इस बार, ठीक? ओके। तो मान लो यहां पर एग बन के रेडी हो गया। अब दो या आपकी ट्यूब है, लगभग 10-12 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, मीटर नहीं, 10-12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये यूट्रस से कनेक्टेड होती है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज योर यूट्रस, ठीक है? ओके।
अब यहां पे आपका जो एग है वो ओवरी से यूट्रस में ट्रांसपोर्ट होगा, और वो काम कौन करेगा? फेलोपियन ट्यूब करेगा। तो भाई यूट्रस में मान लो आपका एग आ गया। अब यूट्रस में एग इंतजार करेगा कि कब आएगा भाई, कब आएगा भाई, कब आएगा। एवरी सिंगल मंथ योर एग वेट्स फॉर दैट स्पर्म। ठीक। तीन लेयर होती है हमारे यूट्रस में। सबसे ऊपर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, देन वी हैव मायोमेट्रियम, एंड देन वी हैव पेरीमेट्रियम। ठीक है, तीन लेयर होती। जिसकी लाइनिंग है ना एंडोमेट्रियम की, ब्लड से भरी होती है, सनी होती है ब्लड में पूरी। बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन। आप जब बारात का स्वागत करने आते हो तो हर तैयारी के साथ आते हो ना। तो यहाँ तो आपकी बॉडी पूरी तैयारी के साथ आई है कि भाई अगले एक महीने का खर्चा पानी लेके चलो, क्योंकि वहां भाई स्पम आएगा तो वहां उसके रहने का इंतजाम करेंगे हम लोग। तो एवरी सिंगल मंथ आपकी बॉडी इतना सब कुछ सामान लेकर रेडी रहती। एंड उसके बाद जब उसको नहीं मिलता, देन ये लाइनिंग ब्रेक होती है, राइट। ये आपकी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, जिसमें ब्लड होता है, म्यूकस होता है, वो सब ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है, राइट। जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 28 डेज का होता है, 28 दिन। अब इसमें भी बहुत सारे फेज होते हैं, राइट। 1 से 5 दिन में अब बहुत डिटेल में हो जाएगा, ये लिखो मत, बट मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं जानकारी एग्जाम के लिए भी दे रहा हूँ, बट पता होना चाहिए यार। कि आप सिस्टर एट होम, कल आप फादर बनोगे, कल आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और आपकी शादी होगी, राइट। एंड दिस एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए भाई, कि सामने वाला बंदा जो अगर आपको बता रहा है कि शी इज हैविंग स्टोमक एक, उसका मतलब क्या है, राइट। या कभी कभी मम्मी के पास जाके बोल दिया करो, मम्मी आज आप आराम करो, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। ठीक है। ये इमोशंस नहीं होंगे ना तो फौज में जाके भी ना कुछ नहीं उखड़ने वाला, है ना। बहुत वो जो बाकी चीजें होती है ना, डेफिनेटली आप सब में है वो, ठीक है। कल के दिन नीड होगी, आप सब कर लोगे, गोली बारूद सब चला लोगे, ठीक है। बट वो इमोशंस ही नहीं होंगे ना भाई, किसी और के लिए वो काम नहीं कर पाओगे फिर, है ना। फिर आपको बडी का वैल्यू समझ नहीं आएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि आर्मी इज ऑल अबाउट टीम, ओके, इट इज ऑल अबाउट योर बडी, इट इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर मैन 150 जो भी आपके अंडर में। ठीक। और वो चीज आती है अभी से स्टार्ट होती है। जब आप आज के दिन घर पे ध्यान नहीं रख पाते, आज के दिन आप बात नहीं करते घर वालों से, आप इमोशंस नहीं समझ पाते उनके कि वो कहना क्या चाहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हो, है ना, चिल्लाते रहते हो पापा मम्मी बहन भाई पे, राइट। तो दोस्त बन भी जाओगे अफसर, लेकिन अफसर तो बहुत बन जाते हैं ना। तो इमोशन समझा करो, ठीक है, लोगों को। आई एम नॉट सेइंग कि मेन के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है उसकी तो अलग क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। बट चाहे वो मेन हो, फीमेल हो, कोई भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, राइट, सबसे सही से रहा करो, बस ये। तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, 1 से 5 दिन जो होता है स्टार्टिंग है ना, उसमें जो लाइनिंग हो रही होती है वो ब्रेक होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद 6 से 14 दिन तक क्या होता है, राइट, आपके हमारे ओवरी में फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो दोबारा इंडोमेट्रियम को बना रहा होता है। एस्ट्रोजन कहता है चलो ठीक है, फिर से काम में लगते हैं। फिर से आपका एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम बनता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 14 डेज के आसपास ओवरी से एक रिलीज हो जाता है, और ये पीक टाइम होता है प्रेगनेंसी के, हाईएस्ट चांस होता है 14, 15, 16 डे के आसपास। क्योंकि उस टाइम पर आपकी ओवरी से, इफ योर साइकिल इज गोइंग गुड, मतलब इफ यू आर हेल्दी, मैं उसकी बात करूँ, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, आपकी जो ओवरी है, राइट, वहां से एग निकल चुका होगा कि चलो भाई टाइम हो गया, ठीक। एंड देन फिर लास्ट में क्या होता है कि भैया अगर नहीं मिला तो फिर टाटा बाय बाय, राइट। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हार्मोन आपके ड्रॉप कर जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मिल गया तो फिर जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड फिर बाकी कहानी होगी। क्या समझ में आया है जवानों? कैन यू इमेजिन एवरी सिंगल मंथ इतना ब्लड का डिस्चार्ज? कैन यू इमेजिन? बॉयज बॉयज बॉयज। चलो ठीक है, गुड।
भैया एक आंटी की डॉटर के ट्विंस हुई, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो उन्होंने बोला नहीं। और उन्होंने रीजन बताया कि एक एग से स्प्लिट नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें जो ट्विंस हुई वो आइडेंटिकल नहीं थी। पता नहीं भाई, क्या पता नहीं, नो आइडिया। हम्म। हाँ विशाल वेट करता है, उसके बाद होता है। ठीक है, चलो ग्रेट, ओके। तो ये सारी चीजें कृपया करके ध्यान रखें। टिश्यू कल्चर में क्या समझ नहीं आया भैया जी? उसमें था कि आप कोई भी प्लांट के जो भी चीजें हैं, उस प्लांट को आपने उठा लिया। प्लांट को क्या चाहिए होता है? लाइट चाहिए होता है, खाना बनाना है उसको, देख रेख करना है, पानी चाहिए उसको। ये सब कुछ आप उसको आर्टिफिशियल माहौल में प्रोवाइड कर देते हो, राइट? क्योंकि नेचुरली मिलेगा तो टाइम लगेगा। आप जब उसको अलग करके प्रोवाइड करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और वो जल्दी ग्रो कर जाएगा। बस यही होता है। ठीक है, चलो ग्रेट। तो ये सारी चीजें प्लीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेगा कि लेयर्स का ऑर्डर बताओ, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये पूछ लेगा। चलो ग्रेट, ये देखो ऐसे ही पूछ लेगा। 3 लेयर होती हैं आपके दोस्तों। सबसे ऊपर एंडोमेट्रियम, देन वी हैव मायोमेट्रियम, एंड देन वी हैव पेरीमेट्रियम। ठीक है, परफेक्ट। अब ये सवाल देखे थे आपने, खत्म। इतना ही था दोस्तों रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना ही था आपका सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा। तो थोड़ी सी क्लास थी इसके लिए भी, और थोड़ी सी क्लास इसलिए भी थी कि कल के दिन आपकी बहन वाइफ को ब्लैक पन्नी में खरीदना ना पड़े। ठीक है, ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप इतने आप समझदार हो जाएंगे। ठीक है, इट इज नॉट अ बिग थिंग, इट इज जस्ट नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस दोस्त। ठीक है, तो इतना बड़ा हुआ मत बनाया करो किसी भी चीज का। एंड ऑब्वियसली आप नेक्स्ट जनरेशन हो भाई, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रेक इट। ओके, चलो, ओके। एग के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ज्यादा भूल गए होंगे पहली क्लास में, कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है एग, और स्मॉलेस्ट स्पर्म होता है ना इंटरेस्टिंग? ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल है ना, वो एग ही होती है, फीमेल एग। और स्मॉलेस्ट, मैं खाली ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और स्मॉलेस्ट स्पर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा, सोचो तुम लोग लिटरल मम्मी का खून चूस के आए हो, लिटरली बता रहा हूँ, हम सब लोग। प्लेसेंटा में क्या होता है? ये इकलौता ऑर्गन है, राइट, जहां पर आप टेम्परली ग्रो होते हो, और उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर देते हो। काम खत्म, हमारा जाओ। इसी के थ्रू यहीं पर आपको मम्मी, जो भी मदर कंज्यूम करती है, सब कुछ ब्लड के थ्रू आप में ट्रांसफर होता रहता है। प्लेसेंटा में ही सब कुछ होता है। ओके, एक और चीज बताऊं, नॉर्मल ह्यूमन में 9 महीने के आसपास का होता है, राइट, आपका प्रेगनेंसी। एलिफेंट्स की होती है लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी का टाइम। जो आपके हाथी होते हैं एलिफेंट, उनमें प्रेगनेंसी का टाइम अप्रोक्सीमेटली 22 महीने का होता है, 22 मंथ, सोचो। समझे? ठीक। एक और इमोशनल बात बताऊं, ऑक्टोपस होता है। ऑक्टोपस की जो मदर्स होती है ना, वो, बिकॉज उनको बहुत खतरा होता है, तो वो अपने जो अंडे होते हैं, मतलब जो अंडे देती हैं वो, ठीक है, बिना कुछ खाए पिए वो उसकी रखवाली करती है दिन रात। मतलब जैसे मान लो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस ने एग दिया, ठीक है, अब इस एग की रखवाली करेगा ऑक्टोपस बिना कुछ खाए पिए, राइट? और जब जैसे ही इस एग से बच्चा पैदा होता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऑक्टोपस मर जाती है उसके बाद। समझे? बिकॉज शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर एग्स, एंड उसको खाने का टाइम नहीं मिल पाता, या बाहर वो उसको छोड़कर नहीं जा सकती। ओके, तो जैसे ही एग को वो हैच करती है, जैसे ही उसमें से बच्चे निकलते हैं, एंड शी इज श्योर कि हाँ ठीक है, अभी सारा प्रोसेस डन, उसके इमीडिएटली वेरी हाई चांस कि शी विल डाई। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, एक होमवर्क तुम्हारे लिए। या मुझे बताओ, क्या आपने कभी कोई ऐसा जीव सुना है जहां पर मेल देते हो बर्थ? क्या आपने कभी कोई भी इंसान को लेकर, कैन यू टेल मी नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गन जहां पर मेल जो होता है वो जन्म देता है, फीमेल जन्म नहीं देती? अजीत पढ़ ले भाई यार, पढ़ने से होगा, ठीक है? भैया कुछ बेबी सेम फेस के होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। पता नहीं भाई, ये सब नहीं पता मुझे, साइंस में नहीं पढ़ाते मुझे।
भैया इज इट ट्रू फीमेल आर ऑन एवरेज मोर इंटेलिजेंट एंड मेन? ऐसा कुछ नहीं है भाई यार, वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है, कैसे बोल सकते हो? ठीक है, सी हॉर्स होगा। चलो ठीक है, गुड। सी हॉर्स, ठीक है, ध्यान रखना। सी हॉर्स इज द इकलौता ऐसा आपका इंसान होता है, राइट? सी हॉर्स इज द इकलौता इंसान जो कि जहां पर मेल बच्चे देते हैं, नॉट फीमेल, राइट? ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एक और चीज बताऊं, ड्यूरिंग जब फीमेल बॉडी, मतलब जब डिलीवरी हो रही होती है ना, राइट, उस टाइम पर जो फीमेल का यूट्रस है वो 500 गुना एक्सटेंड हो सकता है, 500 टाइम्स। मतलब जो नॉर्मल साइज होता है यूट्रस का, उसका 500 गुना वो आपका एक्सपैंड हो सकता है जस्ट टू गिव बर्थ टू अ बेबी। एंड वो कितना पेनफुल होगा वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पलक पाटी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो काफी हद। तो भाई ये था आपका रिप्रोडक्शन का बहुत बेहतरीन टॉपिक। एग्जाम में सवाल बहुत आसान आते हैं, वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। मुझे बस 1 मिनट देना, मैं स्लाइड ले लेता हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कहीं जाना नहीं है किसी को, कोई ब्रेक नहीं है, रुक जाओ।